हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन सेशन है। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे यह जान लेते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, अर्थात पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल्स के कुछ उदाहरण देखेंगे सेकंड नंबर के अंतर्गत। इसके बाद थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर में हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ नॉन पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स ऑफ नॉन पॉलिनोमियल अर्थात जो व्यंजक, जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं वह नॉन पॉलिनोमियल की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो हम यहाँ पर नॉन पॉलिनोमियल के उदाहरण देखेंगे। अब इसके बाद अगला नंबर है हमारा, फोर्थ नंबर है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अर्थात किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे और डिफाइन भी करेंगे। इसके बाद सिक्स्थ नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अर्थात पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है हम इसके अंतर्गत देखेंगे। पॉलिनोमियल्स के टाइप अर्थात पॉलिनोमियल्स के प्रकार। इसके बाद आता है जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, अर्थात किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है हम इसके माध्यम से देखेंगे। इसके बाद आता है लास्ट वाले में हम देखेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, अर्थात किसी भी गिवन पॉइंट पर किसी पॉलिनोमियल का मान क्या होता है यह ज्ञात करना हम इसके माध्यम से सीखेंगे। तो ये हमारा जो है कि टेबल ऑफ कंटेंट है, जिसको हम वन बाय वन करके इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले नंबर पे जो आता है मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं, अर्थात पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पॉलिनोमियल का एक साधारण सा डिफिनेशन लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो डिफिनेशन लिखा है कुछ इस प्रकार से लिखा है कि इट इज एन एक्सप्रेशन made with constants, variables and exponents which are combined using addition, subtraction and multiplication। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट का यदि हम संयोग कराते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज किसकी मदद से करेंगे, मर्ज करने के लिए हमें एडिशन के साइन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात प्लस की आवश्यकता पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन के साइन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात माइनस की आवश्यकता पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन के साइन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात मल्टीप्लिकेशन के साइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम इन सिंबल्स का यूज करके कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट को मर्ज करके हम एक व्यंजक अर्थात एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं, और जो एक्सप्रेशन प्राप्त होता है वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन किसी भी एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए यहाँ पर दो कंडीशन दिया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है कि द एक्सपोनेंट्स कैन ओनली बी 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा, अर्थात एक्सपोनेंट केवल 0, 1, 2, 3 के ही फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई, तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, तो उस एक्सप्रेशन में जो चर यक्स हमारा यूज होगा
इस चर यक्स का जो पावर होना चाहिए वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वह नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। वह डेसिमल के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, अर्थात 0.5 कुछ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.10, 0.8 इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यह जो है कि करणीगत नहीं होना चाहिए, अर्थात रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अब ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी। आगे सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अ पोलिनोमियल कैन नॉट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि किसी भी पोलिनोमियल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकते हैं। अर्थात कोई भी पोलिनोमियल हो और उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो तो उनको पोलिनोमियल की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, अर्थात वह पोलिनोमियल की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे। अर्थात किसी भी पोलिनोमियल के जो टर्म होंगे वह काउंटेबल होंगे, अर्थात फाइनाइट होंगे। उम्मीद करता हूँ कि पोलिनोमियल की जो मीनिंग मैंने आपको बताया, पोलिनोमियल की जो साधारण सी डिफिनेशन मैंने बताया, वह आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे पोलिनोमियल के उदाहरण पे आ गए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे उदाहरण नंबर फर्स्ट देख पा रहे होंगे, इसमें एक टर्म हमने लिया है 6 जो कि एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक दूसरा टर्म हमने लिया है यक्स जो कि एक वेरिएबल है, और यहाँ पे यक्स का जो पावर है अर्थात एक्सपोनेंट वह 4 है। तो यहाँ पे हमने एक टर्म लिया कांस्टेंट, एक टर्म लिया वेरिएबल और एक टर्म लिया एक्सपोनेंट। अब इन तीनों का संयोग करके हमने जो है कि एक नया टर्म बनाया है, और इन तीनों का जो संयोग हुआ है वह किसकी मदद से हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणे के माध्यम से हुआ है। अर्थात कांस्टेंट टर्म 6 और वेरिएबल टर्म x की पावर 4 के मध्य एक सिंबल का यूज हुआ है जो कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के सिंबल ने कांस्टेंट टर्म 6 और x की और वेरिएबल x की पावर 4 को मर्ज करके एक नया टर्म 6x की पावर 4 बनाया। ठीक इसी प्रकार से हमने 6x की पावर 4 के साथ माइनस साइन का प्रयोग किया और हमने एक नया टर्म लिया, और एक नया टर्म 5x की पावर 3 को हमने इसके साथ मर्ज कर दिया। अब 5 और x की पावर 3 को कैसे मर्ज किया गया ये तो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे x की पावर 3 एक वेरिएबल टर्म है, और इन दोनों के मध्य में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करके हमने 5x की पावर 3 बनाया। तो इस प्रकार से एक नया टर्म हमको 5x की पावर 3 आया। फिर आगे हमने माइनस साइन का प्रयोग किया और एक नया टर्म 4x की पावर 2 को हमने मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे 4 क्या है? 4 एक कांस्टेंट टर्म है और x की पावर 2 एक वेरिएबल टर्म है। अब हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म के मध्य में मल्टीप्लिकेशन के साइन का प्रयोग करके इन दोनों टर्म को मर्ज करके हमने एक नया टर्म 4x की पावर 2 बना लिया। ठीक इसी प्रकार से हमने माइनस साइन का प्रयोग किया और अगला टर्म हमने 3x लिया। अब 3x अर्थात यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट टर्म है और यक्स यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म है, और इन दोनों के मध्य मैंने क्या किया है? मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन का प्रयोग करके, चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाई तो नहीं दे रहा है किसी में, लेकिन इन दोनों के मध्य में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन के साइन का प्रयोग करके हमने जो है कि 3x एक नया टर्म बनाया। फिर हमने यहाँ पे माइनस साइन प्रयोग किया और यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट टर्म 1 ले लिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 6x की पावर 4, 5x की पावर 3, 4x की पावर 2, 3x और माइनस का 1 अर्थात 1, इन सब को हमने मर्ज किया और मर्ज करके हमने एक एक्सप्रेशन प्राप्त किया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त किया। इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त किया। अब यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
पोलिनोमियल कहलाता है। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है कि हमने जब पोलिनोमियल का मीनिंग हमने जब पढ़ा था, जब पोलिनोमियल को हम डिफ़ाइन कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था। मैंने बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल में चर यक्स का जो पावर होना चाहिए वह केवल और केवल क्या होना चाहिए, केवल और केवल 0, 1, 2, 3 इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो x का पावर 4 है वह एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे 3 भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है अर्थात धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर 2 भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे भी 1 है, जहाँ पर पावर नहीं होता है वहाँ पे पावर 1 होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, पावर 1 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी चर वैल्यू यूज हुआ अर्थात चर यक्स यूज हुआ है इस पूरे एक्सप्रेशन में, उसका जो घातांक है वह एक पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है। अर्थात जो पहला शर्त वहाँ पे दिया गया था उस पहला शर्त को यह क्या कर रहा है, पहले शर्त का पालन कर रहा है। अब दूसरा शर्त भी दिया गया था वहाँ पे। दूसरा शर्त ये कहा जा रहा था कि पॉलिनोमियल्स के जो टर्म्स होते हैं वह इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं, अर्थात काउंटेबल होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे अर्थात फाइनाइट होंगे। फाइनाइट अर्थात जिनको हम काउंट कर सकें ईजिली। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 काउंट कर लिया ईजिली, अर्थात दोनों ही कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, अर्थात दोनों ही शर्तों का पालन कर रहा है। कौन, यह दिया गया उदाहरण अर्थात पोलिनोमियल। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे दूसरा वाला उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा वाले उदाहरण में हमने देखा कि एक कांस्टेंट टर्म 5 है ये, और एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y² है। तो इनको मर्ज करके हमने क्या किया, एक टर्म बनाया, फिर यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ किया और एक अगले नए टर्म को हमने जो है कि यहाँ पे बना लिया 3 और x की मदद से, और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन से इनको हमने मर्ज कर दिया। फिर हमने यहाँ पे प्लस साइन का यूज़ किया और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 और वेरिएबल टर्म y की पावर 3 को हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ मर्ज करके हमने एक नया टर्म 5y की पावर 3 बना लिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, माइनस साइन का प्रयोग किया और 3 को मर्ज कर दिया। इस प्रकार से हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला 5xy की पावर 2 माइनस का 3x प्लस का 5y की पावर 3 माइनस का 3। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने क्या नाम दे दिया, पोलिनोमियल नाम दे दिया। इस पे ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगे जो इस पे सेटिस्फाई हुए हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आगे मैं तीसरे उदाहरण पे चलता हूँ। तीसरा उदाहरण है √3x प्लस का 5। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे √3 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल टर्म है। इन दोनों के मध्य में मल्टीप्लिकेशन का साइन का प्रयोग हुआ, मर्ज करके ये √3x एक नया टर्म बना। अब इस नए टर्म को हमने क्या किया, हमने प्लस साइन के साथ मर्ज कर दिया, और प्लस साइन के साथ मर्ज करके हमने एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे फिर से 5 ले लिया। इस प्रकार से हमने इस पूरे को एक व्यंजक के फॉर्म में प्राप्त किया, अर्थात एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में प्राप्त किया। अब यही एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि पोलिनोमियल का डेफिनेशन आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अब आगे अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है तो आप ईजिली फाइंड कर लेंगे कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलिनोमियल। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलिनोमियल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हाँ थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नॉन पोलिनोमियल की बात की जा रही है। नॉन पोलिनोमियल, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि
जो पोलिनोमियल नहीं होगा, अर्थात जो पोलिनोमियल नहीं होगा वह नॉन पोलिनोमियल की श्रेणी में रखा जाएगा। जो पोलिनोमियल नहीं होगा वह नॉन पोलिनोमियल की श्रेणी में रखा जाएगा। अब यहाँ पे नॉन पोलिनोमियल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर सेकंड और उदाहरण नंबर 3। अब हम देख लेते हैं कि ये जो उदाहरण दिया गया है यह पोलिनोमियल नहीं है, अर्थात नॉन पोलिनोमियल है। कैसे? तो जब पोलिनोमियल नहीं होगा तो नॉन पोलिनोमियल होगा। तो हमने वहाँ पे जब स्टार्टिंग में पोलिनोमियल का जब हम मीनिंग पढ़ रहे थे, पोलिनोमियल को जब हम डिफाइन कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक कंडीशन बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल में चर राशि का जो घातांक होना चाहिए वह 0, 1, 2, 3 कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 का x प्लस का x स्क्वायर है, और इसको हम आगे हल करें तो ये 3x की पावर -1 हो जाएगा और प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने कंडीशन पढ़ रखा है, हमने कंडीशन ये पढ़ा है कि चर राशि x का जो पावर होना चाहिए वह एक धनात्मक पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, अर्थात 0, 1, 2, 3 इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x का पावर जो है वह तो नेगेटिव है, अर्थात नेगेटिव इंटीजर है, जबकि कंडीशन तो पॉजिटिव इंटीजर की हुई थी। कंडीशन में तो पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही थी। यहाँ पर तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, अर्थात पहला कंडीशन यहाँ पे फेल हो गया। अर्थात पहला शर्त का पालन यह दिया गया बहुपद नहीं कर रहा है। तो जब शर्तों का पालन यह बहुपद नहीं कर रहा है तो यह पोलिनोमियल नहीं होगा। जब ये पोलिनोमियल नहीं होगा तो नॉन पोलिनोमियल होगा, अर्थात हमने नॉन पोलिनोमियल के उदाहरण को भी समझ लिया। अब आगे हमने दूसरा वाला उदाहरण देखा कि √2 और प्लस का √x है और ये प्लस का 2 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि √x प्लस का 2। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। अगर पोलिनोमियल नहीं होगा तो ये नॉन पोलिनोमियल होगा। अब हमें पता है कि कोई भी वैल्यू यदि रूट के अंदर होता है तो उसका पावर 1/2 होता है, अर्थात x की पावर 1/2 और प्लस का 2। अब बताइए इस x का पावर पॉजिटिव इंटीजर है क्या? पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, अर्थात यह वैल्यू किस प्रकार की वैल्यू है? यह एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात यह एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पहला कंडीशन था वह फेल हो गया, अर्थात पहले शर्त का पालन इसने नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि यह पोलिनोमियल नहीं है, अर्थात नॉन पोलिनोमियल है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा वाला उदाहरण है। तो तीसरे वाले उदाहरण को भी अगर सॉल्व करेंगे, अगर 2/x प्लस 2 को अगर हम सॉल्व करके ले आएँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे x का जो पावर होगा वह नेगेटिव फॉर्म ले लेगा, अर्थात नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह भी हमारा क्या हो जाएगा? यह भी हमारा एक नॉन पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, अर्थात नॉन पोलिनोमियल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, यानी कि किसी भी बहुपद में जो चर x यूज होगा, अर्थात जो वेरिएबल x यूज होगा, उस वेरिएबल x का जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा, अर्थात किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो आइए देख लेते हैं हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि px इक्वल टू 4x प्लस का 2 दिया गया है। तो यहाँ पे इस पूरे पोलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट पावर है वह 1 है,
अर्थात इस बहुपद का, अर्थात इस पोलिनोमियल का जो घातांक है वह 1 है। तो हम कहेंगे कि px = 4x + 2 वह डिग्री 1 का एक बहुपद है, अर्थात इस बहुपद का जो डिग्री है वह 1 है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है 4x³ प्लस का 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। तो यहाँ पे इस बहुपद में चर x का जो हाईएस्ट पावर है वह 3 है। तो हम कहेंगे कि 4x³ प्लस का 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 यह डिग्री 3 का एक बहुपद है, अर्थात इस पूरे बहुपद का जो डिग्री है वह 3 है, वह 3 है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यदि कोई भी पोलिनोमियल दिया जाता है तो आप उस पोलिनोमियल का घातांक अर्थात डिग्री ज्ञात कर पाएंगे। डिग्री अर्थात सर्वोच्चतम घातांक, जैसा कि आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में ही लिखा गया है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, अर्थात दिए गए बहुपद में चर x का जो हाईएस्ट पावर होगा वही पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, अर्थात पोलिनोमियल का घातांक कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे पोलिनोमियल्स को डिग्री के आधार पर 5 भागों में बांटा गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिग्री के आधार पे अर्थात पावर के आधार पे 5 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पोलिनोमियल है उसका पावर 0 हो तो वह कांस्टेंट पोलिनोमियल की श्रेणी में रखा जाता है। सेकंड नंबर पे आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल अर्थात यदि कोई भी पोलिनोमियल है और उसका जो सर्वोच्चतम घातांक है वह 1 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2x - का 3। यहाँ पे इस पोलिनोमियल का जो सर्वोच्चतम घातांक है वह कितना है? 1 है। तो 1 है, तो जिस पोलिनोमियल का सर्वोच्चतम घातांक 1 होगा वह लीनियर पोलिनोमियल की श्रेणी में रखा जाएगा। आप यहाँ पे सेकंड नंबर देख सकते हैं y + का 2 है, अर्थात ये इसका जो सर्वोच्चतम घातांक है 1 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सर्वोच्चतम घातांक 1 है, u का पावर 1 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल वह पोलिनोमियल होगा जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, अर्थात जिसमें बहुपद का हाईएस्ट पावर 1 हो वह लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें सर्वोच्चतम घातांक 2 हो, अर्थात ऐसा बहुपद जिसका सर्वोच्चतम घातांक 2 हो, अर्थात डिग्री जो है वह 2 हो। तो डिग्री 2 की बहुपद को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। तो ये आप उदाहरण देख सकते हैं 2x² प्लस का 3x माइनस का 2 का 5। यहाँ पे इस बहुपद का जो सर्वोच्चतम घातांक है वह 2 है, अर्थात सर्वोच्चतम घातांक 2 जहाँ भी हो, जिस भी बहुपद का सर्वोच्चतम घातांक 2 हो वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की श्रेणी में रखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फोर्थ नंबर पे है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल अर्थात ऐसा पोलिनोमियल जिसमें चर x का सर्वोच्चतम घातांक 3 हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 - का x की पावर 3 में सबसे अधिक घातांक 3 है, अर्थात इस पूरे बहुपद का जो घातांक है वह 3 है, अर्थात यह डिग्री 3 में एक बहुपद है, डिग्री 3 में एक पोलिनोमियल है, अर्थात इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वह 3 है। तो इस प्रकार से ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक इसी प्रकार से 5वें नंबर पे आता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, अर्थात एक ऐसा बहुपद जिसमें चर x का सर्वोच्चतम घातांक 4 हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2x का जो पावर है वह 4 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों के आधार पे अर्थात टर्म्स के आधार पे पोलिनोमियल को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मोनोमियल
मोनोमियल अर्थात एक पदी है जिसमें केवल और केवल एक पद हो। आप उदाहरण में देख सकते हैं कि 7x, इसमें एक पद है 7x, 2/3y। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक पद है, यहाँ भी एक पद है, अर्थात ये क्या है, मोनोमियल है। जब भी मोनोमियल की बात की जाएगी तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे केवल और केवल एक पद है, अर्थात एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो, मोनोमियल होगा। बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाई मतलब होता है दो, नोमियल मतलब होता है, नामियल मतलब होता है पद, अर्थात जिसमें दो पद हो। देख सकते हैं आप 7x माइनस का 5/2, यहाँ पे केवल और केवल दो पद है, 7x और 5/2। 3x² माइनस का 5, यहाँ भी दो पद है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल दो पद हो, बाइनोमियल पॉलिनोमियल होता है। ट्रिनोमियल की बात करें, ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल, तो ट्रिनोमियल से नाम से इसको समझ में आ रहा है कि ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब क्या होता है, पद, जिसमें 3 पद हो, अर्थात देखिए 1, 2 और 3 पद है। तो इस प्रकार से ये ट्रिनोमियल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात किया जाए, लीनियर पॉलिनोमियल की बात की जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल को जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस का b के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, अर्थात a नॉन जीरो नंबर होता है। ठीक इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात अगर की जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस का bx प्लस का c के फॉर्म में होता है और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है, अर्थात a जो होता है वह नॉन जीरो नंबर होता है। ठीक इसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो x³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d होता है और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। अगर a 0 हो जाए तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे a का मान 0 हो जाए तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, और यहाँ पे अगर a का मान 0 हो जाए तो यह लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन हर बार फॉलो होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि यदि कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाता है वह किस प्रकार का पॉलिनोमियल है उसके जनरल फॉर्म से आप पता कर सकते हैं। अगर जनरल फॉर्म में नहीं है तो आप उसको जनरल फॉर्म में कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, अगर उनके टर्म्स को इधर उधर बिखेर कर देता है तो हम उसको क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कंडीशन अगर प्रश्न को सॉल्व करते वक्त आएगा तो वहाँ पे हम देख लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम किसी गिवन पॉइंट पे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमारा ये दिया हुआ है px इक्वल टू इतना, और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पर हमें इस पॉलिनोमियल का मान निकालना है। तो x इक्वल टू 2 पे हमें इस पॉलिनोमियल का मान निकालना है, अर्थात तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 की पावर 2 और -4 इंटू 2 और प्लस का 2 कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए ये लास्ट में 2 है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये लास्ट में 2 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 हो गया। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको वैल्यू आएगा 40। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू 40 आ गया, अर्थात पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू 5x² माइनस 4x प्लस का 2 का एक गिवन पॉइंट अर्थात x इक्वल टू 2 पर जो मान होगा वह 14 होगा। इस प्रकार से हमने किसी गिवन पॉइंट पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना सीख लिया। यहीं पर हमारा इंट्रोडक्शन सेशन की जो वीडियो है वह समाप्त होती है। अब हम आगे नए वीडियो के साथ हम जो है कि उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।